अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी पे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वीडियोस को सेलेक्ट करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी पर। हमने इम्यूनिटी को देखना है। आज हमने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देखना है। कल इंशाल्लाह हम इसकी टाइप्स, फिर हम इसके कंपैरिजन पे डिस्कस करेंगे। इम्यूनिटी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हमने उनको 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है, वरना बुक में हमारे पास एक ही डेफिनेशन दी हुई है। कि फ़र्स्ट पॉइंट है इसका कि इम्यून सिस्टम की अगर हम बात करें, जिस तरह कल हमने एक सिस्टम की बात की थी जो हमारे पास था लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि लिम्फ से रिलेटेड था कि लिम्फ में कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं जो कि मोर देन 3 लीटर्स रिटर्न किए जाते हैं फ्रॉम बॉडी टिश्यूज़ ब्लड की तरफ। उसी तरह इम्यून सिस्टम भी हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड है। हमारी बॉडी में एक प्रॉपर सिस्टम है, उसके क्या क्या हमारे पास फंक्शंस हैं, क्या उनकी डिफेंस लाइन है, उनको हम डिस्कस करेंगे। इसकी डेफिनेशन का फर्स्ट पॉइंट ये है कि इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में एक ऐसी कैपेसिटी है जो रिकॉग्नाइज करता है फॉरेन मटेरियल्स के इंट्रूजन्स को। सबसे पहले वो किसी भी फॉरेन इन्वेडर को, वो वायरस भी हो सकते हैं, वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, या कोई भी फैगोसाइटिक जो है वो हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल हो सकता है, उसको रिकग्नाइज़ करते हैं। और रिकग्नाइज़ करने के बाद उसका फिर उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी जो है किस तरह से बनाते हैं कि वो मोबिलाइज़ कर देते हैं सेल को और सेल की प्रोडक्ट को, यानी कि वो इंटरनल लेवल पर सेल की प्रोडक्ट्स को इंक्रीज़ करते हैं, जिनमें हमारे पास प्रोटीन्स, जिसे हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं, वो मोस्टली हमारे पास प्रोटीन्स ही होती हैं, ताकि वो प्रोडक्ट्स बने और अगेंस्ट फॉरेन मटेरियल्स जो हैं वो फाइट कर सकें। और मोबिलाइज सेल्स और सेल प्रोडक्ट्स को वो बढ़ाकर कंट्रोल करते हैं पर्टिकुलर फॉरेन मटेरियल को जिसको उसने रिकग्नाइज़ किया होता है, ताकि वो ग्रेट स्पीड और इफ़ेक्टिवनेस के साथ उन्हें कंट्रोल कर सकें। तो ये हमारे पास इम्यूनिटी की डेफिनेशन है कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन में ये 3 जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, ये अगर उसके इम्यून सिस्टम परफॉर्म कर रहे होंगे तो फिर उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की इम्यूनिटी हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग है। अगर एक पर्टिकुलर पर्सन के इम्यून सिस्टम फॉरेन मटेरियल को रिकग्नाइज़ नहीं कर पा रहा, अगर कर भी लेता है तो वो सेल प्रोडक्ट्स को मोबिलाइज़ नहीं कर पा रहा, ना ही सेल्स को कि वो अपनी प्रोडक्ट्स को बढ़ाएं, और ना ही वो कंट्रोल कर पा रहा है विद ग्रेट स्पीड और इफ़ेक्टिवनेस एक पर्टिकुलर फॉरेन मटेरियल को, तो फिर उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो इस जो है वो बेसिस पर, इन 3 बेसिस पर हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के इम्यून सिस्टम को रिकग्नाइज करते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अब हम बात करें, हमने डेफिनेशन को तो प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर लिया, इसी के साथ साथ हम इम्यूनोलॉजी को एक टर्म है जिसे हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास एक स्टडी है जो प्रोटेक्शन फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब वो मैक्रोमोलिक्यूल्स में इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें हमारे पास प्रोटोजोआ आ जाता है, वायरसेस और बैक्टीरिया, उनकी हमसे प्रोटेक्शन की स्टडी को हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। लॉजी जिस वर्ड के साथ लगता है उसे हम स्टडी से रिलेट करते हैं, जैसे पैलेओंटोलॉजी हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स उससे रिलेटेड है, उसी तरह हमारे पास जो है वो काफ़ी आ जाती हैं फार्माकोलॉजी, फार्मेसी से रिलेटेड। उसी तरह इम्यूनोलॉजी हमारे पास इम्यून सिस्टम की स्टडी को कहते हैं। अब हम बात करें डिफेंस लाइन की, तो हमारी बॉडी में 3 डिफेंस लाइन है, और उनमें से फर्स्ट और सेकंड डिफेंस लाइन हमारे पास जो है वो स्किन है और म्यूकस मेम्ब्रेन है, और साथ ही साथ फैगोसाइट्स हैं। स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे पास जो है ये फिज़िकली अगर हम देखें तो ये डिफेंस लाइन के तौर पे काम कर रहे होते हैं। इनमें टेयर्स भी इन्वॉल्व है, म्यूकस, सलाइवा, ये सारे फिज़िकल हमारे पास बैरियर्स हैं या केमिकल बैरियर्स हैं। सेकंड डिफेंस लाइन में हमारे पास फैगोसाइट्स आ जाते हैं जो कि नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, जो कि बॉडी में मौजूद जो भी एज्ड रेड ब्लड सेल्स हों या कोई भी पुराना ऑर्गेनल हो उसे इंगल्फ कर लेते हैं, तो उन्हें हम फैगोसाइट्स कहते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट और सेकंड डिफेंस लाइन है। अगर हम बात करें कि इनकी स्पेसिफिसिटी की, तो ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जबकि जो हमारे पास थर्ड डिफेंस लाइन है ये हमारे पास स्पेसिफिक है, और वो ही हमारे पास इम्यून सिस्टम के ऊपर बेस करता है। इम्यून सिस्टम हमारा थर्ड और एक स्पेसिफिक
डिफेंस लाइन है जो हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करता है अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स। अगर हम मेन कंपोनेंट्स की बात करें इम्यून सिस्टम की, तो उनमें लिम्फोसाइट्स हैं जो अपना परफॉर्म कर रहे होते हैं रोल, और उनके फर्दर टाइप्स हैं बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी और टी लिम्फोसाइट्स हमारे पास ये वाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि उनकी टाइप ए ग्रेनुलोसाइट से बिलोंग करते हैं। हमने ये वाइट ब्लड सेल्स के टॉपिक में डिस्कस किया था कि वाइट ब्लड सेल्स को हमने क्लासिफिकेशन में ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स में डिवाइड किया था, जिनमें से लिम्फोसाइट्स की दोनों टाइप ए ग्रेनुलोसाइट से रिलेटेड हैं। जबकि हमारे पास जो सेकंड मेन कंपोनेंट है इम्यून सिस्टम का वो एंटीबॉडीज़ हैं जो कि मोस्टली प्रोटीन्स होती हैं, और ये बी लिम्फोसाइट सिंथेसाइज करते हैं, और सिंथेसाइज करने के बाद लिम्फ और ब्लड में ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं ताकि ये बॉडी में फ्रीली मूव करें। अब आपको लिम्फ का भी पता है और ब्लड का तो आप पहले से फेमिलियर हैं। यहाँ पर दो टर्म्स लिखी हैं, एंटीबॉडीज़ और एंटीजेंस। एंटीजेंस हमारे पास वो फॉरेन इन्वेडर्स हैं जिनका टर्म हम ये यूज़ करते हैं। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसकी वजह से आज हमने टर्म्स को देखना है, उनसे फेमिलियर होना है। एंटीजन वो फॉरेन इन्वेडर्स हैं या फॉरेन मटेरियल्स हैं जो बॉडी में आते हैं। ये भी मोस्टली प्रोटीन्स होती हैं, और ये जो है इनकी बेसिस पे, इनकी एंट्री की बेसिस पे एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में बनना शुरू होती हैं जब भी रिकग्नाइज़ किया जाता है एक पर्टिकुलर एंटीजन को। और एंटीजन जो है, जिस पर्टिकुलर एंटीजन की एंट्री की वजह से जो एंटीबॉडी बनी है वो स्पेसिफिक होती है। एंटीबॉडीज़ हमेशा उनकी सिंथेसिस स्पेसिफिक ही होगी क्योंकि वो किसी ख़ास एंटीजन की एंट्री की वजह से रिलीज़ हो रही हैं। और एंटीबॉडीज़ को हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं और एंटीजेंस को इम्यूनोजिन्स भी कहते हैं। तो आपको ये दोनों टर्म्स फेमिलियर होनी चाहिए। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो एंटीबॉडीज़ और एंटीजेंस की जगह इम्यूनोग्लोबुलिन्स और इम्यूनोजिन्स का नाम भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं लिम्फोसाइट्स बी एंड टी को, और साथ ही साथ हम एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल को डायग्रामेटिकली भी देखते हैं। हमारे पास जो लिम्फोसाइट्स की टू टाइप्स थी, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, इनकी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारे पास बुक में एक येलो बॉक्स में दी गई है कि टी लिम्फोसाइट्स का नाम जो है वो मैच्योरेशन इनकी जो है वो थाइमस ग्लैंड में होती है, इस वजह से इनका नाम टी लिम्फोसाइट्स है। थाइमस का जो है वो वर्ड टी से स्टार्ट होता है जो कि एक लिम्फॉइड स्ट्रक्चर है जो हमने कल डिस्कस भी किया था उसकी बेसिस पे। और ये ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं? रेड बोन मैरो के स्टेम सेल्स से ये ओरिजिनेट होते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स आपको एमसीक्यूज़ के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद रखिएगा। बी लिम्फोसाइट्स की अगर हम बात करें तो एक तो ये हमारे पास एंटीबॉडीज़ को मैन्युफैक्चर करने में इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंडली अगर हम इनके नेम की बात करें तो इनका नाम बी लिम्फोसाइट्स क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट इनकी डिस्कवरी हुई थी फ्रॉम बुर्सा ऑफ फेब्रिशियस इन बर्ड्स अराउंड क्लोएका। बर्ड्स के अंदर जो है एक स्ट्रक्चर है हमारे पास बुर्सा ऑफ फेब्रिशियस, एक लिम्फॉइड स्ट्रक्चर है जो कि यंग बर्ड्स के क्लोएका के वॉल्स में प्रेजेंट होता है, जिसकी बेसिस पे बी लिम्फोसाइट्स को डिस्कवर किया गया था और उनका रोल इम्यून सिस्टम में, जिसकी बेसिस में हम इन्हें बी लिम्फोसाइट्स के नाम से जो है वो यूज़ करते हैं। और ये भी प्रोड्यूस और मैच्योर होते हैं बोन मैरो में। तो ये 2 पॉइंट्स आपको बी लिम्फोसाइट्स के भी एमसीक्यूज़ वाइज याद रखने हैं। ये हमारे पास डायग्रामेटिकली मैंने एक ड्रॉ किया मॉलिक्यूल जो हमारे पास एंटीबॉडी का एक मॉलिक्यूल है। इसमें हमारे पास 4 स्ट्रैंड्स हैं, 2 हैवी स्ट्रैंड्स और 2 लाइट चेन्स भी हम इन्हें कह सकते हैं। और हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है जिस पे मैंने वी और वी लिखा है, ये वेरिएबल साइट है, और सी वाली साइट हमारे पास जो ब्लू मार्कर से ड्रॉ की है वो कांस्टेंट है। वेरिएबल साइट जो चेंजेबल है और कांस्टेंट जो चेंज नहीं होगी। वेरिएबल साइट्स पर आकर एंटीजन जो है अटैच होंगे, जिसकी वजह से हम इन वेरिएबल साइट्स को दोनों तरफ जो हैं उन्हें हम एंटीजन बाइंडिंग साइट्स बोलते हैं। ये एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल जो किसी स्पेसिफिक एंटीजन की या इम्यूनोजिन की एंट्री की वजह से रिलीज़ हुआ है, वो किसी उसी स्पेसिफिक एंटीजन के साथ जाके कॉम्प्लेक्स बनाएगा। फिर इन हैवी और लाइट चेन्स को आपस में कनेक्टेड रखने के लिए डाइसल्फाइड ब्रिजेस जो हैं वो प्रेजेंट हैं इनके बिटवीन। ये एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है कि हैवी चेन्स के इन बिटवीन कितने डाइसल्फाइड ब्रिजेस हैं, तो हम कहेंगे 2 डाइसल्फाइड ब्रिजेस आर प्रेजेंट बिटवीन 2 हैवी चेन्स, जबकि 1 हमारे पास लाइट चेन जो है उसके इन बिटवीन प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम एज अ होल देखें तो एज अ होल इन मॉलिक्यूल 2 डाइसल्फाइड ब्रिजेस हमारे पास प्रेजेंट हैं इन
इन बिटवीन ईच लाइट चेन। तो आपने इसे याद रखना है। अब ये जो हमारे पास जो डाइसल्फाइड ब्रिज है, इसे आपने ये भी देखना है कि ये हैवी और लाइट चेन के इन बिटवीन बना हुआ है दोनों तरफ। तो हैवी और लाइट चेन के इन बिटवीन जो हमारे पास डाइसल्फाइड ब्रिजेस का नंबर है वो 1 है, और दोनों हैवी चेन्स के इन बिटवीन जो नंबर है डाइसल्फाइड ब्रिजेस का वो 2 है। तो ये MCQs आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हमारे पास आज का इम्यूनिटी का या इम्यून सिस्टम का इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, जिसमें हमने तमाम टर्म्स को डिस्कस किया और साथ ही साथ उनके नेम और ओरिजिन को भी। कल इंशाल्लाह हम इनकी टाइप्स पर बात करेंगे और फिर कंपैरिजन पे। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।